स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जो कक्षा 10 है उसकी सामाजिक मतलब 10 कक्षा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में इटली का एकीकरण जो अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद आएगा उसमें यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इटली का एकीकरण। तो हम इटली का एकीकरण विस्तार से पढ़ेंगे। तो विस्तार से पढ़ेंगे आज पूरा इटली का एकीकरण। और आप इटली के एकीकरण को समझने से पहले ये बात समझ लीजिए कि एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो इतावली भाषा बोलने वाले लोग थे वो पूरे काफी क्षेत्रों में फैले हुए थे। कारण था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने युद्ध जीते तो युद्ध के बदौलत उसने अनेक सारे युद्ध जीते। तो युद्ध जीतने के बाद में उसकी हार हुई। जब ऑस्ट्रिया ने उसको हराया तब वियना सम्मेलन हुआ। उस वियना सम्मेलन में इतावली भाषा वाले जो क्षेत्र नेपोलियन ने जीते थे वो सब आपस में बांट लिए गए, जिसमें उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश जो ऑस्ट्रिया के अधीन थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं, वो ऊपर ये लोम्बार्डी और ये वेनेशिया, ये किसके अधीन थे? ऑस्ट्रिया के अधीन थे। मध्य इटली में पोप का शासन विद्यमान था। ये पोप है जो आज की तारीख में वेटिकन सिटी आप देख सकते हैं, और ये पोप ईसाइयों का धर्म गुरु है। यहाँ इसका शासक था। तीसरे नंबर पे है दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली के राज्य थे जिन पर बूर्बो वंश का शासक था। ये सिसिली वाले जो बूर्बो वंश था, फ्रांस का बूर्बो वंश था, उसके भाई थे। तो ये तो थी स्थिति। अब इनके सामने क्या क्या मुश्किलें थी? 3 समस्याएं प्रमुख थी। पहली तो इटली के वे प्रदेश जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे उन्हें मुक्त कराना था। दूसरा था कि देश में शासन को लोकतंत्रात्मक के अनुकूल बनाना था। यह तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि इस देश का जो शासक था वह खुद ही चाहता था कि यहाँ गणतंत्र स्थापित हो जाए। पर यह प्रॉब्लम थी कि वो जो राज्य जीतेंगे दूसरे राज्य से, उन लोगों के अंदर की क्या भावना होगी। तीसरा था कि इटली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना, मतलब जो सारे बिखरे हुए क्षेत्र है इतावली भाषा बोलने वाले, उन सबको इकट्ठा करके एक देश बनाना है। ये तो थी स्थिति, चुनौतियां। और जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें 3 लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। 3 लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन थे? एक तो था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, दूसरा था काबुर, और तीसरा इटली का शासक। इन 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो अनेक बाधाओं के बावजूद इटली में देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकता का प्रयास आरंभ किया। गुप्त रूप से आरंभ किया प्रयास। इस गुप्त सीमित गठन किए। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में जानेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने एक यंग इटली नामक संस्था को लागू किया था। अब वो तो उनके बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये देखो, इसके लिए उन्होंने, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, इसके लिए उन्होंने अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, जिनमें कार्बोनरी सबसे प्रसिद्ध थी। लगभग सारे इटली पे जाल बिछाया गया।
और इसकी प्रेरणा से इटली में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें मेटरनिक ने कुचल दिया। ये मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मतलब प्रधानमंत्री था, और अतः लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया कि जहां तक ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त नहीं होगा जब तक ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त नहीं होगा तब तक एकता के प्रयास सफल नहीं होंगे, क्योंकि जिस समय ये एकीकरण चल रहा था उस समय पूरे यूरोप में सबसे ताकतवर एक ही देश था, वो था ऑस्ट्रिया। अब जो अगला पेज है वो लिखा है कि इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श समय जो काम किया था, जिसने एकीकरण की सोच रखी थी, जिसका नाम था मैजिनी को है, जिनका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। यहाँ शे मैजिनो नहीं है, यहाँ जूतसेपे मैत्सिनी है। क्या नाम है इनका? जूतसेपे मैत्सिनी, ये इनका नाम है, जिन्होंने 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की थी और फिर 1805 में इनका जन्म जिनेवा में हुआ था, जब फ्रांस में राज्य क्रांति से बड़ा प्रभावित था, जिसका श्रेय जूतसेपे मैत्सिनी उसके पिता को जाता था। वह अपने पिता की प्रेरणा प्रारंभ क्रांति संबंधी साहित्य का अध्ययन करता था और बाल्यकाल से क्रांतिकारी विचारों का पोषक रहा था। पढ़ाई समाप्त करने के बाद में कार्बोनरी का सदस्य बन गया। उदार विचारों का 1830 में उदारवादी विचार के कारण 1830 में गिरफ्तार किया गया। लगभग एक वर्ष तक जेल में रहा। जेल से मुक्त होने के बाद में उन्हें युवक इटली मतलब यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसने देश में जागृति आई। इसकी सदस्य सरकार निरंतर वृद्धि होती गई। इसकी सदस्य की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। 1833 में यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 हो गई। और ये आप जो पढ़ना चाहता वो पूरा पढ़ ले, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, उनके जीवन के बारे में। 1830 में उन्हें फिर एक बार कैद किया था। इन्होंने युवक इटली मतलब यंग इटली की संस्था की थी, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना लाके खड़ी कर दी। और इस प्रयासों से सफलता तो नहीं मिली, परंतु मेटरनिक के पतन के कारण उनका उत्साह बढ़ गया। और अब नेक्स्ट चलते हैं। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल दिया था विक्टर इमानुएल द्वितीय, जो वर्तमान में इटली का शासक था। पिडमोंट का द्वितीय शासक विक्टर इमानुएल अन्य यूरोपीय शासकों से भिन्न था। वह राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद का समर्थक था। वह सच्चा देशभक्त था, वीर और धैर्यवान व्यक्ति था। उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उदारवादी था। उदारवादी शब्द का मतलब होता है, उदारवादी को इंग्लिश में लिबरेशन कहते हैं। लिबरेशन ये जिस भाषा से लिया गया उसमें लिबर शब्द से बना। लिबर शब्द का मतलब होता है आजादी। तो उदारवादी और स्वतंत्रता गणतंत्र इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं, सेम है। उसके इन विचारों ने प्रभावित होकर देश की जनता ने उसे एक ईमानदार राजा की उपाधि दी। यह जनता के बीच काफी लोकप्रिय था। काबूर उसका योग्य प्रधानमंत्री था। काबूर है जिसने भी इनके योगदान काफी दिया था इटली का एकीकरण पर। ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, पर ये गणतंत्र को नहीं चाहता था। राष्ट्रीय मामलों में दोनों के बीच उचित तालमेल बना रहा और दोनों के वंचित सहयोग से राष्ट्रीय एकीकरण की कार्य गति
प्राप्त करता रहा। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि विक्टर इमैनुअल न होता तो इटली का एकीकरण के कार्य अगर असंभव नहीं तो कठिन जरूर हो जाता, क्योंकि जो शासक होता वही डिस्टर्बेंस कर देता। इटली के एकीकरण में जिस व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान था उसका नाम था काउंट कैमिलो डी कैबोर, जो उस समय प्रधानमंत्री था। वह अपने युग का महत्वपूर्ण और कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसका जन्म 1810 में ट्यूरिन के एक जमींदार के यहाँ हुआ था। वह अपना जीवन एक सैनिक के रूप में आरंभ किया, बाद में उसका परित्याग कर दिया, मतलब वहां छोड़ दिया। वह वह राज्य सत्ता के समर्थन में इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से प्रभावित था। उसका प्रभाव देश में धीरे धीरे बढ़ता गया। 1848 में देश का एक संसद का सदस्य बना। अपनी योग्यता के बल पर 1852 में पीडमॉल का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनते ही उसने पीडमॉल की उन्नति और विशेष ध्यान दिया। वह व्यवहारिक दृष्टि से निश्चयी व्यक्ति था। उसने परिस्थितियों के अनुसार कार्य करके इटली का एकीकरण के कार्य को संभव बनाया। मध्य इटली के राज्यों में भी स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी थी। ये राज्य तो पिडमॉन्ट के साथ मिलने का प्रयास कर रहे थे। 1860 में मोडेना, पर्मा और टस्कनी आदि मध्य इटली के राज्यों में जनमत और पिडमॉल में मिलने का फैसला किया। इस प्रकार मध्य इटली के राज्यों का एकीकरण हो गया। अब केवल दक्षिण इटली राज्यों को संगठित करना शेष बाकी था, मतलब उत्तरी इटली एक हो गया था। शेष इटली में पिडमॉल में शामिल करने का एक आंदोलन चला जिसमें विदेशी शक्ति का सहयोग नहीं मिला। यह इटालियन राष्ट्रीयता ने अपनी मिसाल दी और जिसका नेता गैरिबाल्डी था। दक्षिण इटली में प्रमुख राज्य थे सिसिली और नेपल्स, जहां बूर्बो वंश की सत्ता विद्यमान थी। जो उत्तर का एकीकरण हुआ उसमें उनका महत्वपूर्ण था, पर ये जो दक्षिण का हुआ इसमें ये महत्वपूर्ण थे जुजेप्पे गैरिबाल्डी ने इटली के राष्ट्रीय एकीकरण में कार्य का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जन्म 1819 में हुआ। ने नौसैनिक शिक्षा प्राप्त की थी और 1848 में दक्षिण अमेरिका से वापस लौटा था। इटली क्रांति में असफल प्राप्त होने के कारण पुनः अमेरिका चला गया। वहां उसका खूब धन कमाकर इटली वापस आया। कैबूर और विक्टर एनुअल के साथ संपर्क बनाए रखा। उनके नेतृत्व में लाल कुर्ती दल संगठन बनाया, जिसके सहयोग से सिसिली और नेपल्स को स्वतंत्र कर उन्हें राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का सफल हुआ। अब तक ये बात हुई है कि जो ये क्षेत्र है पर्मा, मोडेना, टस्कनी, ये 3 क्षेत्र इटली के पास आया है और ये क्षेत्र इटली के पास है। और इस दक्षिण इटली में काम चल रहा है एकीकरण का, जहां शासक है बूर्बो वंश का, फ्रांस का बूर्बो वंश। अब समझते हैं कि नेपल्स और सिसिली कैसे आए उनके पास। तो इसको देखें आप। नेपल्स और सिसिली, इन राज्यों में राष्ट्रीय धारा को जोड़ने के लिए गैरिबाल्डी ने कार्य किया। दक्षिण इटली में सिसिली और नेपल्स 2 राज्य थे जहां बूर्बो वंश का शासन था। यहाँ जनता ने विद्यमान शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी के सहयोग की प्रार्थना की। तो जवाब में गैरिबाल्डी ने अपने सहयोग की सेना जून 1860 तक सारे सिसिली पर अपना अधिकार जमा दिया। यह कार्य
सरलता से संपन्न हो गया, क्योंकि सिसिली और अब पिडमांट, यहाँ ये पिडमांट नहीं है, इसका नाम है मोडेना। पिडमांट पे अधिकार हो गया था। तो इसके पश्चात 1860 में नेपल्स के अधिकार कर लिए गए। 6 सितंबर 1860 को सिसिली और नेपल्स का शासक फ्रांसिस द्वितीय देश छोड़ के भाग गया। इन दोनों कार्यों में संपादन देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को प्रभावित किया। यहाँ आप सीधे शब्दों में समझिए कि जो गैरिबाल्डी था, उन्होंने देश के अंदर जो इतावली भाषा बोलने वाले थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी। उन्हें कहा कि हम अलग से अपना देश बनाएंगे। तो उन्होंने जगह जगह दंगे किए, आंदोलन किए, जिसे जो बोरवंश के साथ पहले भी हो चुका था 1790 में फ्रांस में। इसके डर से, जनता के डर से, जनता जब सड़क पे आ उठी तो वो शासक छोड़ के भाग गया। अब नेक्स्ट है, जर्मन राज्यों के एकीकरण के कार्य में प्रशा के प्रधानमंत्री का नेतृत्व चल रहा था। इस कार्य में पूर्णतः प्रशा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध कर लिया, तो जिसके कारण इटली भी प्रशा में शामिल हो गया। अंततः प्रशा का युद्ध में सफल हुआ। इसका सहयोग के लिए वेनेशिया का राज्य इटली को प्राप्त हो गया। मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्र लोम्बार्डी वो इसके पास था, उसे प्रशा और ऑस्ट्रिया को युद्ध करवा के खुद ने रख लिया। नेक्स्ट है, अब रोम, जो इसकी राजधानी है रोम, जो कि अभी तक भी पोप के अंदर है। और पोप का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पोप एक धर्म राजा, ईसाइयों का धर्म गुरु है, वहां से नहीं ले सकते। तो वह रोम पर हमला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमला किया तो पूरा यूरोप उसके खिलाफ हो जाएगा। तब उसने सारे देश, यहाँ देख लीजिए कि फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध छिड़ गया। ऐसी स्थिति में फ्रांस को रोम में स्थित अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। जर्मनी के एकीकरण के दौरान यह युद्ध सूडान के मैदान में लड़ा गया। इसके अंतिम पर आक्रमण कर दिया। 20 सितंबर 1870 में इटली के सेनापति कैडोनी ने रोम पर इटली का अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार इतावलियों ने यह अंतिम इच्छा भी पूर्ण हो गई। 2 जून 1871 में विक्टर इनेमुअल ने रोम में प्रवेश किया और इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारी राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो गई है, अब हमारा एक राष्ट्र बनाना है। इस प्रकार इटली का महान कार्य पूरा हो सका। आज का वीडियो बहुत मेहनत लगी, इसलिए सब्सक्राइब करें।